हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत है। लेसन 5th अपना स्टार्ट हो गया था और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था समांतर माध्य क्या है, मोड और मीडियन की प्रारंभिक जानकारी ली थी और साथ में अपन ने समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि के बारे में जानकारी ली थी। अब उस वक्त अपन ने ये भी देख लिया था कि हमारे पास 3 तरह की श्रेणियाँ होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें सभी आंकड़े स्वतंत्र होते हैं, फिर होता है खंडित जिसमें x का मान होता है और फ्रीक्वेंसी f होता है, और तीसरा होता है अखंडित श्रेणी। तो तीनों ही श्रेणियों में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य की गणना किस प्रकार करेंगे ये अपन देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें अपन देखेंगे कि लघु रीति से समांतर माध्य की गणना। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आंकड़े बड़े होते हैं, संख्याओं के मान बहुत अधिक होते हैं, ऐसे के अंदर हमें प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने के अंदर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि एक कठिन कार्य है। इसलिए हम लघु रीति का उपयोग करते हैं। तो लघु रीति बड़ी संख्याओं के लिए उपयोगी है। अब जब अपन बात लघु रीति की कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अपन तीनों ही श्रेणियों की बात करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सभी चर स्वतंत्र होते हैं। एक चर का दूसरे चर के ऊपर कोई निर्भरता नहीं होती है। इसमें मात्र जो व्यक्तिगत चर के अंदर मात्र x का मान होता है, f या फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ आंकड़े ले लिए 2, 5, 8, 11, 7, 10, 12, 4, 8 और 3। इसका अपन को लघु रीति से समांतर माध्य निकालना है। तो अपने प्रत्यक्ष रीति के अंदर क्या किया था, अपने पास जो व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े थे उन सब की टोटल कर दी थी और उसके अंदर पदों की संख्याओं का भाग दे दिया था। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर अपने पास ये 10 आंकड़े हैं। तो अपने क्या करा, इन 10 संख्याओं का पहले योग कर दिया और फिर 10 का भाग दे दिया, तो समांतर माध्य निकल गया था प्रत्यक्ष रीति के अंदर। लघु रीति के अंदर अपन क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन मीन्स विचलन। विचलन निकालने से हमारे जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने इनको x को यहाँ लिख दिया 2, 5, 8, 11, 7, 10, 12, 4, 8, 3। अब मैंने d निकाल दिया। d निकालते हैं x माइनस a। अब यहाँ पर a क्या है, a का मतलब होता है कल्पित मूल्य। कल्पित मूल्य या अज्यूम जो वैल्यू होती है। अब अज्यूम वैल्यू क्या है, तो अज्यूम वैल्यू होती है वो हम इस x में से किसी भी संख्या को कल्पित मूल्य मान सकते हैं। मैं चाहूँ तो 2 को भी कल्पित मूल्य मान सकती हूँ, 5, 8, 11, 7, 10, 12, 4, 8, 3। इसमें से कोई भी नंबर कल्पित मूल्य माना जा सकता है। माना कि हमने a = 7, यहाँ पर मैंने अप्रोक्स बीच की वैल्यू ली है। मैं हमेशा बीच की वैल्यू कल्पित मूल्य के रूप में इसलिए लेती हूँ ताकि मेरे पास कुछ संख्याएं प्लस में आ जाए और कुछ संख्याएं माइनस में आ जाए, तो मेरा कैलकुलेशन और भी छोटा हो जाए। अभी मैं चाहती तो इसके अंदर 2 को भी अपन क्या कर सकते थे, कल्पित मूल्य ले सकते थे। तो 2 में से 2 जाता तो 0, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 2 गए तो 6, और सारी संख्याएं प्लस में आती और बड़े जो कैलकुलेशन बढ़ जाती। इसलिए मैंने क्या करा है, मिड वैल्यू को एज ए अज्यूम मीन वैल्यू लिया है, कल्पित मूल्य लिया है, ताकि जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाए। तो अपन ने यहाँ पर a = 7 को क्या ले लिया है, a = 7 यानी a का मतलब होता है कल्पित मूल्य, 7 ले लिया है। अब अपन को d डेविएशन निकालना है। d मीन्स डेविएशन और विचलन। तो x में से a माइनस करो, 2 में से 7 गए तो -5, 5 में से 7 गए तो -2, 8 में से 7 गए तो 8 में से 7 गए तो 1, 11 में 7 गए तो 4, 7 में 7 गया तो 0, 10 में 7 गया तो 3, 12 में 7 5, 4 में 7 गया तो वापस -3, 8 में 7 गया तो +1 और 3 में से 7 गया तो -4। और इन सबको जोड़ लिया। जोड़ने पर हमारा 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि जितनी वैल्यू प्लस की थी उतनी ही वैल्यू माइनस की हो गई। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन, हमारा जो गणना है वो और भी कम हो गई। अब हमारा फॉर्मूला है x बार = a + सिग्मा dx/n। ये होता है लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। a यहाँ पर अपना कल्पित मूल्य है, dx अपना विचलन है और उसका समेशन कर दिया है, योग कर दिया है, तो सिग्मा dx, और n होता है पदों की संख्याओं का योग। तो मैंने a की जगह 7 लिख दिया, सिग्मा dx मेरा 0 है तो 0 लिख दिया, 10 से डिवाइड कर दिया।
अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले साथ में ये संख्या जोड़ के 10 का भाग लगाते हैं, तो पूरा ही सवाल गलत हो जाता है। नहीं, पहले अपन डिवाइड करेंगे फिर प्लस होगा, बोर्ड मास अपन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने 0 में 10 का डिवाइड किया तो 0 आया, 0 में 7 प्लस किया तो 7 आ गया। तो ये अपना आ गया इसका मीन, एवरेज या कह लो समांतर माध्य, इसका आ गया 7। तो यह लघु रीति के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, लघु रीति के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अपन ने समांतर माध्य की गणना कर ली। अब बात करते हैं खंडित श्रेणी में लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। तो जैसा कि आपको पता है कि खंडित श्रेणी के अंदर x और f दोनों होते हैं, चर भी होते हैं और फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी होती है। तो यहाँ पर अपन को वही, पहले तो अपन को dx निकालना है। dx निकालने का जो तरीका यहाँ पर था, x में से a को माइनस कर दो और x अपन क्या लेंगे, a क्या लेंगे, a मतलब कल्पित मूल्य, x में से कोई भी वैल्यू को यहाँ पर भी कल्पित मूल्य ले लेंगे। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसमें से किसी को भी आप कल्पित मूल्य ले सकते हो। तो यहाँ पर अपन 8 को कल्पित मूल्य ले रहे हैं। यहाँ पर f तो दे ही रखा है पहले से क्वेश्चन में, अपन ने dx निकाल दिया। x में से 4 में से 8 गए तो माइनस के 4, 6 में से 8 गए तो माइनस के 2, 8 में से 8 गया तो 0, 10 में से 8 गए तो 2, 12 में से 8 गए तो 4 और 14 में से 8 गए तो 6। इस प्रकार अपना ये dx निकल गया। अब अपन को क्या करना है, f और dx का मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि प्रत्यक्ष रीति के अंदर अपन, जब प्रत्यक्ष विधि के अंदर खंडित श्रेणी में जब अपन समांतर माध्य निकालते थे तो अपन f और x का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें f और dx का मल्टीप्लाई करना है। dx जो कि अपन ने डेविएशन निकाला है, तो मैंने f dx किया, 4 और -4 इंटू 2 -8, -2 इंटू 3 -6, 0 इंटू 5 0, 2 7 जा 14, 4 2 जा 8 एंड 6 1 जा 6। अब इसका जोड़ कर लो, सिग्मा f dx, तो प्लस और माइनस को करने पर 14 आंसर आ गया और f की टोटल कर ली जिसको अपन n कहेंगे, 20 हो गया। फिर वही फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx ओपन n। व्यक्तिगत श्रेणी थी तो f dx, f नहीं आया था, सिग्मा dx आया था, क्योंकि वहां पर f था ही नहीं। यहाँ पर क्योंकि अपने पास f है तो सिग्मा f dx ओपन n। तो बस वही फॉर्मूले में लगा दिया, a इज इक्वल टू 8, कल्पित मूल्य 8 हो गया, सिग्मा f dx हो गया 14, 14 के अंदर 20 का भाग लगाया तो 0.7, 0.7 में 8 जोड़ लिया तो 8.7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया समांतर माध्य वो हो गया 8.7। इस प्रकार लघु रीति के द्वारा अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी दोनों के अंदर ही समांतर माध्य की गणना करी। अब अपन बात करते हैं अखंडित श्रेणी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि अखंडित श्रेणी के अंदर हम समांतर माध्य की गणना सीधे ही नहीं कर सकते। यदि हमें अखंडित श्रेणी से समांतर माध्य की गणना करनी है तो पहले अखंडित श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलना होगा। तो सबसे पहले हम अखंडित श्रेणी को किस में बदलेंगे, खंडित श्रेणी में। इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि क्योंकि अखंडित श्रेणी में इस तरह से आंकड़े होते हैं 0 से 10, 10 से 20, कंटिन्यूटी होती है, कहीं पर भी आंकड़े छूटते नहीं हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सतत आंकड़े हैं, इसको सतत श्रेणी भी कहते हैं, अखंडित या सतत श्रेणी। अब सतत को असतत में बदलने के लिए अपन मिड वैल्यू निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं, और मध्यमान निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे। तो ये तो अपना क्वेश्चन है, ये अपना x दे रखा है यहाँ पर पहले से 0 से 10, 10 से 20, और ये f आवृत्ति दे रखी है। इसको तो क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेना है अपन को। अब 0 से 10 का जो मिड वैल्यू 5, उसके दो तरीके हैं, या तो 0 से 5, 0 से 10 बहुत छोटा आंकड़ा है, आराम से अपन देख सकते हैं कि 0 से 10 के बीच में 5 आता है, या फिर 0 में 10 जोड़ दीजिए तो 0 प्लस 10 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। इसी प्रकार 10 प्लस 20 30, 30 में 2 का भाग लगाया तो 15, या फिर ऐसे भी देख लो कि 10 से 15 के दोनों, 10 से 20 के बीच में 15 बीच की वैल्यू है। तो इस प्रकार अपन ने x निकाल दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग लगाया, तो ये अपना x आ गया। अब डेविएशन निकाल दो dx। dx के लिए मैंने बताया है कि x में से ही किसी को कल्पित मूल्य मानो, ये अपना x आ गया। अपन ने यहाँ पर कल्पित मूल्य a35 माना है, 35 को अपन ने कल्पित मूल्य मान लिया है। अब x में से a को माइनस करो, 5 में से 35 गए तो -30, 15 में से 30 गए तो -20,
25 में से 35 गए तो -10, 35 में से 35 तो 0, 45 में से 10 गए तो 35, 55 में से 20 गए तो 55 में से 35 गए तो 10, 55 में से 35 गए तो 20 और 65 में से 35 गए तो 30। इस प्रकार अपना डेविएशन dx आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रीति में अपन f और x का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर अपन को f और dx का मल्टीप्लाई करना है। तो f और dx का मल्टीप्लाई आ गया अपना f dx। 5 में -30 का -300, 15 में 20 का 240, इस प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो जिग्मा ये आ जाएगा आपका जिग्मा f dx, जिग्मा f dx आ गया -440। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस जिग्मा f dx अपन n, a अपना था 35, जिग्मा f dx -444,440 और उसमें 73 f को जोड़ दिया था अपन ने, तो ये आ गया 73 का इसमें डिवाइड किया 6.027 आ गया और 35 में से 6.027 माइनस किया तो 28.9 आ गया। इस तरह समांतर माध्य की गणना अपन ने अखंडित श्रेणी से की, क्योंकि अखंडित श्रेणी जिसको सतत श्रेणी कहते हैं से सीधे समांतर माध्य की गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए अखंडित श्रेणी को पहले खंडित श्रेणी में बदला और फिर समांतर माध्य की गणना की। इस प्रकार अभी तक अपन ने 2 वीडियो देख ली 5वें लेसन की। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वो होते हैं जो प्रतिनिधि मूल्य होते हैं, अर्थात जो श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। हमारी बुक में मीन, मोड, मीडियन 3 है, जिसके अंदर अभी अपन मीन पढ़ रहे हैं। मीन मतलब समांतर माध्य। प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे वो लास्ट वीडियो के अंदर देखा, और लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना तीनों तरह की श्रेणियों में, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में किस प्रकार से करेंगे वो आज की अपनी वीडियो के अंदर देख लिया। इस प्रकार आज का अपना ये चैप्टर, आज का अपना ये जो मैटर है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो अभी तो अपन ने कल्पित माध्य विधि पढ़ा है, अब पद विचलन रीति से अपन समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।